कहानी का शीर्षक जादूगर झब्बू और समय का आईना भाग एक रहस्यमय जादूगर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था बिल्लूपुर। यह गांव छोटा जरूर था, पर इसकी गलियों में हर वक्त हंसी ठिठोली, खेलकूद और चटपटी बातें गूंजती रहती थीं। इसी गांव में रहता था एक अजीबोगरीब, लंबी दाढ़ी और रंग बिरंगी पगड़ी वाला बूढ़ा इंसान, जादूगर झब्बू। झब्बू कोई मामूली जादूगर नहीं था। उसकी टोपी में असली खरगोश रहते थे। उसकी छड़ी से फूल नहीं, बादल निकलते थे। लोग कहते थे कि वह समय को आगे पीछे कर सकता है। कुछ कहते थे कि वह 1000 साल पुराना है, लेकिन असल में किसी ने उसकी असली उम्र नहीं जानी। गांव के बच्चे उससे डरते भी थे और उसकी कहानियां सुनने को मचलते भी थे। भाग 2, समय का आईना। एक दिन झब्बू अपनी जादू की दुकान झब्बू एंड कंपनी जादू आपके काम में बैठा था। तभी उसकी बिल्लोरी आंखों में चमक आई। उसने अलमारी से एक पुराना धूल भरा बक्सा निकाला। उसमें से निकला एक चांदी जैसा चमचमाता आईना। आह! समय का आईना, आखिरकार फिर से तुम्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, झब्बू बड़बड़ाया। यह आईना कोई आम आईना नहीं था। यह जो दिखाता था वो या तो भविष्य होता था या अतीत, लेकिन पहचानना मुश्किल था कौन सा क्या है। भाग 3, 3 नटखट दोस्त। उधर गांव के 3 सबसे शरारती दोस्त गोलू, मोलू और छुटकी झब्बू की दुकान में झांकते हुए बोले, चलो देखते हैं आज झब्बू बाबा क्या कर रहे हैं। वे धीरे से अंदर घुसे और छुपकर देखने लगे। जैसे ही झब्बू ने आईने को उठाया, छुटकी की छींक निकल गई। आचू! झब्बू चौंक कर पीछे मुड़ा। तुम तीनों! फिर से मेरी दुकान में ताका झांकी वो गरजा, लेकिन फिर हंस पड़ा। चलो आ ही गए हो तो एक रहस्य सुन लो। वह उन्हें आईने के बारे में बताने लगा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। क्या हम इसमें देख सकते हैं? गोलू ने उत्साह से पूछा। अगर तुम हिम्मत वाले हो तो हाँ, झब्बू मुस्कराया। भाग 4, आईने में प्रवेश। झब्बू ने मंत्र पढ़ा और आईने से नीली रोशनी निकली। अचानक आईना घूमने लगा और उसमें एक भंवर बन गया। अब समय यात्रा शुरू, झब्बू चिल्लाया। पल भर में चारों उसमें खींचते चले गए और आंखें खोलने पर खुद को एक अजीब दुनिया में पाया, भविष्य का संसार। यहाँ सब कुछ रोबोट से चलता था। स्कूल में रोबोट मास्टर, घर में खाना बनाने वाली मशीनें और ट्रैफिक में उड़ती कारें। बच्चे अचंभे में थे। पर तभी एक चेतावनी गूंजी। अलार्म! अलार्म! समय यात्री प्रवेश कर चुके हैं। पकड़ो! भाग 5, रोबोटों की जेल। बच्चों और झब्बू को समय पुलिस ने पकड़ लिया और रोबोटों की जेल में डाल दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया, मोलू चिल्लाया। यहाँ समय यात्रा गैर कानूनी है, एक लोहे का रोबोट गड़गड़ाया। लेकिन झब्बू ने हंसते हुए कहा, हम बाहर निकलेंगे क्योंकि मेरे पास है जादू की मूछें। जादू की क्या? छुटकी हंस पड़ी। झब्बू ने अपनी दाढ़ी से 2 बाल निकाले, उन पर फूंक मारी और देखते ही देखते जेल गायब हो गई। चालाकी से नहीं तो जादू से ही सही, झब्बू मुस्कराया। भाग 6, समय का चक्रव्यूह। वे भागते हुए एक पुराने महल पहुंचे, जहां समय का असली रहस्य छिपा था, समय चक्रव्यूह। यह एक भूल भुलैया थी जिसमें फंसने वाला कोई भी वापस अपने समय में नहीं लौट पाता था। हमें यहीं से वापस जाना होगा, झब्बू बोला, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। अंदर प्रवेश करते ही वे कई भ्रमों में फंस गए। कभी एक ही रास्ता बार बार घूम कर आता, कभी अजीब प्राणी रास्ता रोक लेते। छुटकी ने देखा कि एक दीवार पर एक पहेली लिखी थी, जिसने न कल देखा न आज का ज्ञान। भविष्य बताए वो कौन है महान। गोलू ने तुरंत जवाब दिया, समय का आईना। दीवार खुल गई। भाग 7, राक्षस समयग्रह। अंत में वे पहुंचे समयग्रह नामक राक्षस के पास। यह राक्षस समय को चुराकर खुद को अमर बना रहा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? समयग्रह गुर्राया। क्योंकि हमें अपने समय में लौटना है, मोलू बोला। और क्योंकि हम दोस्त हैं, छुटकी ने जोड़ा। झब्बू ने आईना उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। कालपटल पलटे रे, समयग्रह हटे रे। आईने से तेज रोशनी निकली और समयग्रह की शक्ति खत्म होने लगी। उसने चिल्लाया और समय के बादल में विलीन हो गया। भाग 8, घर वापसी और एक तोहफा। चक्रव्यूह से निकलते ही वे वापस झब्बू की दुकान में आ गिरे। वापस आ गए, गोलू खुशी से चिल्लाया।
झब्बू ने हंसते हुए कहा, बच्चों, अब तुमने समझा, समय से खेलना आसान नहीं, पर जब साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर उसने तीनों को एक एक जादुई तोहफा दिया। गोलू को मिला यादों की टोपी, जिससे वो कोई भी भूली बात याद कर सकता था। मोलू को मिला अदृश्य घंटी, जिसे बजाकर वो अदृश्य हो सकता था। छुटकी को मिली बातूनी किताब, जो हर सवाल का जवाब देती थी। और खुद झब्बू, वो फिर से अपने आईने में झांककर मुस्कराया। अब अगला रोमांच किसका होगा? भाग 9, जादू की रेल और भविष्य नगर की सैर। झब्बू, गोलू, मोलू और छुटकी अब रोज मिलते, हंसते और पिछले रोमांच की बातें करते। लेकिन एक दिन छुटकी ने पूछा, झब्बू बाबा, वो तो बहुत मजेदार था, अब अगली यात्रा कब करेंगे? झब्बू मुस्कराया और बोला, अब की बार हम चलेंगे जादू की रेल से, जो तुम्हें ले चलेगी भविष्य नगर की रहस्यमयी सैर पर। लेकिन सावधान, वहां का समय बहुत चंचल है, कभी तेज, कभी धीमा और कभी उल्टा। भाग 10, जादू की रेल का टिकट। अगली सुबह बच्चों को नीली चमचमाती रेलगाड़ी दिखाई दी, जो हवा में तैर रही थी। रेल पर लिखा था, एक दिशा, कई समयों की सैर, झब्बू एक्सप्रेस। यह टिकट पकड़ो, झब्बू ने कहा और सबको एक एक चमकता हुआ कार्ड दिया। रेल में चढ़ते ही उन्होंने देखा कि हर डिब्बा अलग समय में ले जाने वाला था। पहला डिब्बा भविष्य का स्कूल, दूसरा हंसता हुआ जंगल, तीसरा यादों की नदी, चौथा ख्वाबों की दुकान। हमें कहाँ जाना चाहिए? मोलू ने पूछा। सब जगह, गोलू बोला और दौड़कर पहला डिब्बा खोल दिया। भाग 11, भविष्य का स्कूल। डिब्बा खुलते ही वे एक ऐसे स्कूल में पहुंच गए जहां बच्चे उड़ते हुए किताबों से पढ़ रहे थे। मास्टर जी कोई इंसान नहीं, एक हिलता डुलता रोबोट था जिसका नाम था प्रोफेसर गणनाधर 9000। आज का पाठ भावनाओं की गणना, प्रोफेसर बोला। बच्चे हैरान रह गए। गणना से भावनाएं कैसे समझते हो? छुटकी ने पूछा। खुशी 5 स्माइली प्लस 3 हंसी 2 आंसू, प्रोफेसर ने जवाब दिया। गोलू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। यह तो मजेदार स्कूल है, मोलू बोला, लेकिन अगली जगह चलें। भाग 12, हंसता हुआ जंगल। अब वे पहुंचे एक हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ बोलते थे, फूल गाते थे और बंदर चुटकुले सुनाते थे। तुम्हें क्या लगता है, केला ज्यादा काम का या मेला? एक बंदर बोला। मेला, क्योंकि वहां केले भी मिलते हैं। और पूरे जंगल में ठहाके गूंज गए। पर तभी एक पेड़ गंभीर हुआ। पर सतर्क रहो, झूलता साया इस जंगल में भटक रहा है। झूलता साया? बच्चों ने पूछा। वह एक खोया हुआ समय है जो जादू की रेल को रोक सकता है। अब बच्चों के चेहरे पर चिंता आ गई। भाग 13, यादों की नदी। अगला स्टेशन था यादों की नदी, जो हर किसी की कोई भूली बिसरी याद सामने ला देती थी। छुटकी ने नदी में झांका तो देखा वह अपने नन्हे भाई के साथ खेल रही है। गोलू ने देखा वह पहली बार स्कूल गया था और गिर पड़ा था, लेकिन माँ ने उसे प्यार से उठाया। मोलू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो दादी को भी याद नहीं किया इतने दिन से। यही है यादों की नदी, दिल को झकझोर देती है, झब्बू ने धीरे से कहा। भाग 14, ख्वाबों की दुकान और झूलता साया। अंतिम डिब्बा था ख्वाबों की दुकान, जहां हर सपना बिकता था। मुझे उड़ने का सपना चाहिए, छुटकी बोली। मुझे सुपर हीरो वाला, गोलू चिल्लाया। पर तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा सर्द हो गई और अचानक दिखाई दिया झूलता साया। तुमने मेरी नींदें चुराई हैं, मेरे समय से खेला है, वो गुर्राया। नहीं, हम तो बस देखना चाहते थे कि समय कितना रंग बिरंगा है, मोलू बोला। तुम सच्चे हो, पर तुम्हारा परीक्षण बाकी है, साया बोला। भाग 15, अंतिम परीक्षण। झूलता साया ने एक पहेली दी। वह चीज जो गुजरे भी फिर भी रुके, जो बहे भी पर सूखे न थके, जो हाथ से ना पकड़ी जाए पर हर चेहरा इसे अपनाए। बच्चे चुप। छुटकी ने धीरे से कहा, वक्त। झूलता साया मुस्कराया, बिल्कुल सही, तुम्हारा दिल अब वक्त को समझने लगा है। रेल अब आगे जा सकती है। भाग 16, घर वापसी और एक नई सीख। रेलगाड़ी वापस गांव पहुंची। बच्चे भावुक थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि समय सिर्फ गुजरता नहीं, वह सिखाता है, भावनाओं को जोड़ता है। झब्बू ने मुस्कुराकर कहा, जादूगर वही जो समय को समझे, और तुम सब अब मेरे जैसे बन चुके हो।
भाग 17 खोई हुई घड़ी की खोज। जादू की रेल की यात्रा के कुछ दिन बाद झब्बू बाबा की दुकान के बाहर एक अजीब सी हलचल थी। झब्बू चिंतित दिख रहा था। क्या हुआ झब्बू बाबा? छुटकी ने पूछा। झब्बू ने धीरे से जवाब दिया। समय की सबसे पुरानी घड़ी, जिसे कालनाड़ी कहा जाता है, गायब हो गई है। वह घड़ी समय की चाल को नियंत्रित करती है। अगर वह हाथ लग जाए किसी गलत इंसान के, तो पूरा संसार समय के जाल में फंस सकता है। गोलू बोला, तो हम बैठें क्यों? चलो ढूंढते हैं उसे। झब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि घड़ी छुपी है भूतों की घाटी में। भाग 18 भूतों की घाटी की ओर। झब्बू ने चारों को एक एक रक्षा चक्र दिया। यह तुम्हें भूतों के छलावे से बचाएगा, पर याद रखना, डर से नहीं, दिमाग से जीतना है। घाटी की ओर जाते हुए रास्ते में हवा ठंडी और धुंध से भरी थी। हर पेड़ से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। मोलू ने सहमते हुए कहा, ये आवाजें हमें देख रही हैं। नहीं, आवाजें देखती नहीं, लेकिन सुनती हैं, झब्बू बोला। वे पहुंचे एक टूटे फूटे दरवाजे पर। उस पर लिखा था, जो अतीत से भागे वो फंसेगा, जो अतीत को माने वही बचेगा। भाग 19 यादों की परछाइयां। अंदर घुसते ही सबके सामने उनके डर खड़े हो गए। अतीत की परछाइयां। छुटकी ने खुद को देखा जब वह एक बार अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ आई थी। गोलू को दिखा जब उसने गलती से अपनी माँ की प्यारी चीज तोड़ दी थी। मोलू अपने उस डर से रूबरू हुआ जब वह पहली बार मंच पर चढ़ा था और कुछ बोल नहीं पाया। झब्बू बोला, डरो मत, इन परछाइयों को गले लगाओ। तीनों ने आंखें मूंद कर उन यादों को स्वीकारा और परछाइयां गुलाबों में बदल गईं। भाग 20 भूतों का राजा काल भैरव। अंत में वे पहुंचे एक बड़े पत्थर के पास, जो धीरे धीरे हिलने लगा और उसमें से निकला एक विशाल आकृति काल भैरव, भूतों का राजा। उसके हाथ में वही घड़ी थी, कालनाड़ी। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? वह गरजते हुए बोला। समय को संतुलन में रखने, झब्बू आगे बढ़ा। पर तुमने तो समय से खेला था, जादूगर। झब्बू ने सिर झुका लिया। हाँ, पर मैंने समय को समझा, उसका मजाक नहीं उड़ाया। और ये बच्चे, ये अब समय के सच्चे रक्षक बन चुके हैं। काल भैरव शांत हुआ। अगर ऐसा है तो आखिरी परीक्षा दो, सच, साहस और त्याग की। भाग 21 अंतिम परीक्षा। तीनों के सामने 3 विकल्प रखे गए। एक सुनहरी घड़ी जो पहनते ही भविष्य दिखाए। 2 एक नीली घड़ी जो हर गलती को ठीक कर दे। 3 और पुरानी टूटी हुई घड़ी जो किसी काम की नहीं दिखती। एक ही सही है, बाकी 2 भ्रम हैं, काल भैरव बोला। गोलू ने कहा, भविष्य जानना लालच है। मोलू बोला, गलतियां ठीक करना तो सीखने से भागना हुआ। छुटकी मुस्कुराई, तो सही घड़ी वो है जो दिखती बेकार है, पर उसमें सच छुपा है, पुरानी घड़ी। घड़ी चमक उठी, वही थी असली कालनाड़ी। भाग 22 समय की रक्षा और नई जिम्मेदारी। काल भैरव मुस्कुराया, अब समय तुम्हारे हवाले है। उसने झब्बू को घड़ी सौंपी और बच्चों को काल संरक्षक का खिताब दिया। तुम्हें अब भविष्य में जब भी समय डगमगाए, उसे बचाने का अधिकार है। वापस आते हुए झब्बू ने कहा, हर रोमांच सिखाता है कुछ नया, और अगली बार हमारा सफर होगा सपनों के शहर सोमनगर की ओर। भाग 23 सपनों का शहर सोमनगर। कुछ दिन बाद झब्बू बाबा ने सबको बुलाया और एक पुराना नक्शा निकाला। ये है सोमनगर, एक शहर जहां लोग सपने नहीं देखते बल्कि सपनों को जीते हैं। लेकिन वहां की सपनों की मशीन अब बेकाबू हो गई है। वह अब सिर्फ वो सपने दिखाती है जो इंसान को फंसा दें। गोलू चौंका, मतलब लोग अपने ही ख्वाबों में खो जाते हैं? हाँ, झब्बू बोला, और अगर हम उसे नहीं रोके तो पूरी दुनिया सपनों में कैद हो सकती है। भाग 24 सोमनगर का दरवाजा। सोमनगर के दरवाजे पर एक अजीब लिखावट चमक रही थी। यहाँ हर सपना सच हो सकता है, पर कीमत होगी तुम्हारी हकीकत। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। हम तैयार हैं, छुटकी ने कहा। अंदर घुसते ही उन्हें एक चमचमाता शहर दिखाई दिया। इमारतें बादलों पर बनी थीं, लोग उड़ रहे थे और हर गली से संगीत बज रहा था। एक बोर्ड पर लिखा था, अपना सपना चुनो और उसमें प्रवेश करो। भाग 25 अपने अपने ख्वाब। बच्चे और झब्बू बारी बारी से अलग अलग ख्वाबों में घुसे।
गोलू एक सुपर हीरो बन गया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोलू को एक बड़ा महल मिला, नौकर चाकर, ढेरों मिठाइयाँ। छुटकी को दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय मिला, हर किताब उसके मन की। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब हुआ। गोलू की ताकतें धीरे धीरे कम हो रही थीं। मोलू अकेला महसूस करने लगा। छुटकी की किताबें खाली होने लगीं। तभी सबने एक अजीब सी आवाज सुनी। ख्वाबों का राजा सुषुप्त। भाग 26। सुषुप्त ख्वाबों का कैदी। एक गहरी गुफा से निकलता है एक रहस्यमयी चेहरा, सुषुप्त, जो कहता है, मैं ही इस शहर का निर्माता हूँ। मैंने सबको उनके सपनों में कैद किया ताकि वे हकीकत से दूर रहें। लेकिन तुमने लोगों से उनकी जिंदगी छीन ली, झब्बू गुस्से में बोला। मैंने उन्हें दर्द से बचाया। सपनों में कोई आंसू नहीं होते, सुषुप्त बोला। पर सपनों के बिना सच्चा जीवन अधूरा है, छुटकी बोली। अगर ऐसा सोचते हो तो मुझे हराकर दिखाओ मेरी 3 परीक्षाओं में। भाग 27। 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, इच्छाओं की भूल भुलैया। सभी एक भूल भुलैया में घुसते हैं जहां हर रास्ते पर कोई इच्छा उन्हें रोकती है। सो जाओ, यहीं रहो, सब कुछ मिल जाएगा। मोलू की मिठाई की नदी, गोलू की सुपर हीरो गली, छुटकी की किताबों का जंगल। लेकिन उन्होंने आंखें बंद की और कहा, हमें असली जिंदगी चाहिए। रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, नकली चेहरे। एक हॉल में वे झब्बू को देखते हैं, लेकिन कई चेहरे। कौन असली? हर झब्बू कहता है, मैं असली हूँ। छुटकी ने पूछा, झब्बू बाबा, आपने पहली बार हमें क्या दिया था? एक बोला, जादू की छड़ी। दूसरा, उड़ने वाली टोपी। तीसरा, रक्षा चक्र। यही असली हैं, छुटकी चिल्लाई। बाकी चेहरे गायब हो गए। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का आईना। सामने एक आईना आया जो सबको उनका सबसे बड़ा डर दिखा रहा था। गोलू को दिखा सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मोलू को कि वह कभी किसी काम का नहीं बन पाया। छुटकी को कि उसके सपने अधूरे रह गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, हम अपने डर से नहीं डरते। आईना टूट गया। भाग 28। सपनों की मुक्ति। सुषुप्त कराहते हुए बोला, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, लेकिन शायद तुम सही हो। वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। पूरा सोमनगर बदला। अब लोग खुद से सपने बना सकते थे, पर उनमें कैद नहीं रहते। झब्बू बोला, सपने देखो, उन्हें जियो, पर हकीकत को मत भूलो। भाग 29। घर वापसी और नई शुरुआत। गांव लौटते ही सबने महसूस किया कि अब वे बदल चुके हैं। गोलू पहले से निडर था, मोलू अधिक समझदार, छुटकी अधिक संवेदनशील, और झब्बू, वह बस मुस्कुराकर बोला, अब अगली यात्रा होगी तारों के पार, नक्षत्रनगर की ओर। भाग 30। उड़ंखटोला और नक्षत्रनगर की उड़ान। एक दिन झब्बू बाबा सबको अपने आंगन में बुलाते हैं। वहां एक चमचमाती नीली चांदी सी मशीन खड़ी थी। उसके ऊपर लिखा था, उड़ंखटोला XZ88, नक्षत्रनगर के लिए सीधा मार्ग। गोलू आंखें फाड़कर बोला, क्या हम सच में अब अंतरिक्ष में जा रहे हैं? हाँ, झब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, नक्षत्रनगर वह जगह है जहाँ तारे बातें करते हैं, ग्रहों की परछाइयाँ नाचती हैं, और जहाँ समय उल्टा चलता है। उल्टा? मोलू घबरा गया। हाँ, झब्बू बोला, वहाँ हर पल पीछे की ओर भागता है। अगर अभी तुम 10 साल के हो तो वहाँ 9 साल के हो जाओगे। तो क्या मैं वापस बच्चा बन जाऊंगा? छुटकी चौंकी। अगर संभल कर न चले तो हाँ। भाग 31। उल्टे समय का पहला झटका। उड़ंखटोला अंतरिक्ष में उड़ चला। चारों ओर नीले बैंगनी ग्रह, उल्टी दिशा में दौड़ते उल्कापिंड, और बीच बीच में दिखते चमकीले तारे जो कानाफूसी कर रहे थे। तभी गोलू चिल्लाया, मेरे दांत गिरने लगे। मोलू बोला, मेरा चश्मा गायब हो गया। छुटकी हंस पड़ी, तुम्हारे तो बचे ही 2 साल हैं। झब्बू ने कहा, शांत रहो, ये उल्टा समय है, तुम्हारी उम्र पीछे जा रही है। हमें जल्दी समय संतुलक यंत्र खोजना होगा जो नक्षत्रनगर के मध्य में छुपा है। भाग 32। नक्षत्रनगर की पहली झलक। उड़ंखटोला जैसे ही नक्षत्रनगर पहुंचा, वहां का दृश्य चकित कर देने वाला था। तारे आपस में बात कर रहे थे। अरे, आज सूरज 10 मिनट देर से उगा था। पृथ्वी ने मुझे फिर अनदेखा किया। एक तारा झब्बू से बोला,
तुम्हें समय संतुलक चाहिए तो पहले तारमंच पर 3 रिद्धियों को संतुष्ट करना होगा। भाग 33 3 रिद्धियां और तारे की पहेलियां। पहली रिद्धि तारा मेधावी। इसने एक पहेली दी। मैं न समय हूँ न वस्तु, मैं सिर्फ वह हूँ जो तुम याद रखते हो। मैं अतीत नहीं पर फिर भी बीतता हूँ। मैं क्या हूँ? छुटकी ने उत्तर दिया, यादें। तारा चमक उठा और रास्ता खुल गया। दूसरी रिद्धि तारा बौद्ध दी। उसने 3 झूठ और 1 सच बताए। 1 झब्बू ने कभी गलती नहीं की। 2 समय को कोई नहीं रोक सकता। 3 तारे भी डरते हैं। 4 भविष्य लिखा जा चुका है। गोलू बोला, तीसरा वाक्य तारे भी डरते हैं यही सच है। क्यों? क्योंकि डर सब में होता है, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर भी। तारा मुस्कराया। तीसरी रिद्धि तारा रहस्य। मुझे गले लगाओ तो मैं बढ़ता हूँ, मुझे छोड़ दो तो मैं लौट आता हूँ। मैं हूँ? मोलू बोला, पछतावा। सही, तारा बोला, अब समय संतुलक तक जा सकते हो। भाग 34 समय संतुलक और उल्टे समय की जंग। चारों उस विशाल यंत्र के पास पहुंचे, पर वह जड़ था, उस पर लिखा था, केवल वो इसे चला सकता है जो अपना सबसे अनमोल पल त्याग दे। सन्नाटा छा गया। झब्बू बोला, मैं त्यागता हूँ वो पल जब मैंने पहली बार जादू सीखा। अगर उस पल को भूलना पड़े तो भी चलेगा, अगर तुम सब सही सलामत रहो। यंत्र चमक उठा। समय की उल्टी धारा रुक गई। तारे तालियां बजाने लगे। भाग 35 वापसी और अनोखा तोहफा। उड़ंग टोला उन्हें वापस गांव ले आया, लेकिन लौटते वक्त झब्बू ने महसूस किया वह कुछ भूल गया है। गोलू ने पूछा, क्या हुआ बाबा? झब्बू मुस्कराया, मैं अब नहीं जानता कि मैंने जादू कहाँ सीखा, लेकिन शायद वो जरूरी भी नहीं। तभी झब्बू की छाती पर एक तारा आकर बैठ गया और वह चमकने लगा। अब तुम समय के रक्षक नहीं बल्कि तारा मार्गदर्शक हो, एक तारे की आवाज गूंजी। भाग 36 सपनालोक की साजिश। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, या ऐसा लगता था। लेकिन एक रात छुटकी ने देखा कि गोलू हवा में तैरते हुए किसी अजीब रोशनी की ओर जा रहा है। जब वह उसे रोकने दौड़ी तो मोलू भी नींद में चलते चलते गायब हो गया। अगली सुबह झब्बू बाबा बोले, यह सपनालोक की चाल है। वह एक मायावी दुनिया है जो नींद में प्रवेश कर लोगों को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। हमें वहां चलकर उन्हें वापस लाना होगा, छुटकी बोली। झब्बू ने एक खास नीली धूल हवा में उड़ाई और कहा, अब सब अपनी आंखें बंद करो, हम सपनालोक जा रहे हैं। भाग 37 सपनालोक का रहस्यमय द्वार। आंखें खोलते ही वे पहुंचे एक जगमगाती भूमि पर, जहां आकाश इंद्रधनुषी था और पेड़ गाने गा रहे थे। हर इंसान का सपना अपने आकार में घूम रहा था। कोई राजा बना था, कोई उड़ रहा था, कोई बिना भूख प्यास के जी रहा था। छुटकी ने देखा गोलू एक सुपर हीरो बन चुका था और मोलू मिठाइयों के पहाड़ पर बैठा था, लेकिन उनके चेहरे खाली थे, बिना भाव के। झब्बू ने कहा, सपनालोक तुम्हारी इच्छा पूरी करता है, पर तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन लेता है। भाग 38 महाराज स्वप्नेश सपनों का शासक। वे पहुंचे एक बड़े महल के सामने। वहां एक तख्त पर बैठा था एक चांदी की चमक वाला राजा स्वप्नेश, जिसके सिर पर नींद का मुकुट था। क्यों आए हो मेरी दुनिया में? स्वप्नेश गरजा। हम अपने दोस्तों को वापस लेने आए हैं, छुटकी बोली। जो एक बार सपना बन जाए वो असलियत नहीं बन सकता, स्वप्नेश चिल्लाया। तो हम साबित करेंगे कि असलियत ही सबसे बड़ा सपना है। भाग 39 एक और अंतिम परीक्षा। स्वप्नेश ने 3 स्वप्न दरवाजे खोले। एक परिपूर्णता का दरवाजा जिसमें हर ख्वाहिश पूरी होती है। 2 अनंत समय का दरवाजा जहां कोई कभी बूढ़ा नहीं होता। 3 सच्चाई का दरवाजा जिसमें कड़वी मगर असली जिंदगी है। एक चुनो, गलत चुना तो यहीं रह जाओगे। छुटकी ने गहरी सांस ली और बोली, हम तीसरा दरवाजा चुनते हैं, सच्चाई का, क्योंकि सपनों में जीकर हम भूल जाते हैं कैसे जिंदा रहा जाए। दरवाजा खुला और तेज प्रकाश फैला। गोलू और मोलू उस प्रकाश से बाहर निकले होश में। भाग 40 स्वप्नेश का रूपांतरण। स्वप्नेश आश्चर्यचकित था। तुमने सपना नहीं चुना, फिर भी जीत गए। झब्बू बोला,
कभी कभी जागना ही सबसे बड़ा जादू होता है। स्वप्नेश ने अपने मुकुट को उतारकर झब्बू को दिया। अब से यह मुकुट तुम्हारे पास रहे, जब भी कोई सपना सच्चाई को डुबाने लगे यह मुकुट चेतावनी देगा। भाग 41 घर वापसी और एक रहस्यमयी किताब। सपना लोक गायब हो गया, सब लौट आएगा। पर छुटकी की जेब में कुछ पड़ा था, एक सपनालोक की किताब जो खुद से पन्ने पलटती थी। अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, अगला सपना तुम्हें नहीं सोने देगा, क्योंकि वह जगे हुए संसार में है। सावधान, आगे है आईना लोक।